काउंसलिंग शेड्यूल अब स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। एंड इसी बीच आप में से कई सारे लोगों ने एएफएमसी के लिए अप्लाई भी किया होगा। सो बहुत ही कॉमन डाउट जो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि एएफएमसी का स्क्रीनिंग का प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या रहता है, मेडिकल का क्या क्राइटेरिया रहता है, और मतलब एग्जैक्टली वो एक स्टेप बाय स्टेप एक गाइड चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है उनके साथ अगले कुछ दिनों में। मतलब एएफएमसी कैसे अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगा। और मुझे लगा कि आई शुड टेल यू, लाइक बीइंग एन एएफएम साइट, एक एएफएम साइट अगर इस बारे में आपको बता रहा है तो बेटर होगा, बेटर देन कि कोई थर्ड पार्टी आदमी आपको बताए उसके बारे में वीडियो बना के। सो हेयर इट इज़। तो हम सीधे स्किप करते हैं कि कैसे आपका स्क्रीनिंग होने वाला है। और सबसे पहले तो देखिए, आपने रजिस्टर किया होगा और वहाँ पे आपसे पूछा गया होगा कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एएफएमसी और नॉट। तो वहाँ पे आपने येस क्लिक किया होगा, या जिनको नहीं करना उन्होंने नो क्लिक किया होगा। तो बेस्ड ऑन जिसने भी येस क्लिक किया है उन सबके नाम एएफएमसी तक आए होंगे। और वहाँ पे एएफएमसी हर साल लगभग 1500 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाएगा एएफएमसी, और वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग होने वाली है। तो बेसिकली जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया होगा उसके लिए, उसमें से टॉप 15 या 1600 स्टूडेंट्स को एएफएमसी सेलेक्ट करेगा। और बेस्ड ऑन, अगर पिछले साल का कट ऑफ देखें, इस साल का कट ऑफ तो आया नहीं है, तो पिछले साल का कट ऑफ जो होने वाला है वो, पिछले साल का कट ऑफ जो था वो बॉयज़ के लिए इट वाज 618 और गर्ल्स के लिए इट वाज 637। सो इस साल भी मतलब ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला है, इसी के लगभग लगभग यही रहने वाला है कट ऑफ भी, ऐसा लगता है। तो इस बेसिस पे कट ऑफ आपका आएगा, और फिर एएफएमसी एक स्क्रीनिंग के लिए लिस्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डालेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है वो। ये एएफएमसी की वेबसाइट है। अगर इस पर मैं दिखाऊँ आपको कैसे यहाँ तक पहुँचना कैसे, तो एएफएमसी आप खोलोगे तो यहाँ पे एडमिशन एमबीबीएस, और आपको कुछ ना कुछ ये ऑप्शंस फ्लैश होते हुए दिखेंगे। अब ये पिछले साल का है, 2020 का है, तो ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे फ्लैश होते हुए। तो यहाँ पे अपना जो कहते हैं आप स्क्रीनिंग शेड्यूल एएफएमसी एमबीबीएस एडमिशन्स, इस पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस किस को बुलाया गया है। तो मैं देख लेता हूँ। सो आप यहाँ पे देख लो, डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऐसे लिख के आएगा। तो हमारे टाइम पे 5 नवंबर से शुरू हुई थी स्क्रीनिंग, और आपके रोल नंबर्स के हिसाब से आपको अलग अलग दिन दिए जाएंगे, ठीक है, अलॉट किए जाएंगे। तो कुछ 5 नवंबर से लेके देन यहाँ पे 6 नवंबर कुछ बच्चे आए थे, और ऐसे ही करते करते लास्ट डेट जो दी गई थी इट वाज लाइक, मैं लास्ट डेट पे गया था 10 नवंबर। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू विल बी गेटिंग जब आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आएगा स्क्रीनिंग शेड्यूल, और वहाँ पे आपको अपना नाम वहाँ पे ढूंढना है उस लिस्ट में कि आपका नाम वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। और अगर आपका नाम वहाँ पे होगा तो आपको उसके अगेंस्ट जो डेट लिखी है वो देखनी है, और वो टाइम देखना है। उस डेट को आपको एएफएमसी में होना चाहिए, ठीक है। उस डेट को आपको एएफएमसी में होना चाहिए, मतलब उससे आपको 1 या 2 दिन पहले पुणे पहुंच जाना है, और वहाँ पे आपको अपनी लॉजिंग और रहने का पूरा खुद ही देखना है। एएफएमसी कोई भी चार्जेस बियर नहीं करने वाला है आपके लॉजिंग के। और उसके बाद क्या होगा कि सपोज़ कि आपको बुलाया गया है, कोई भी डेट ले लेते हैं, लाइक अभी क्या चल रहा है, 20 जनवरी, ठीक है, इट्स हाइपोथेटिकल कंडीशन सिचुएशन। तो 20 जनवरी को आपको बुलाया गया है, तो आपको 20 जनवरी को सुबह 7:30 बजे का टाइम होता है इनका, 7:30 बजे पहुंच जाना है एएफएमसी कॉलेज, ठीक है। टाइम को लेके काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं ये लोग, ठीक है। तो मतलब कोशिश करिएगा देर मत ना ही करिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एएफएमसी का काउंसलिंग हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है। सो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट डेट है जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। 20 जैन को तो 2 दिन का इनका काउंसलिंग का वो होता है, मैं बताता हूँ। 2 दिन का होता है। फर्स्ट डे जो होता है आपको बुलाएंगे, फर्स्ट डे होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। तो मुझे 10 नवंबर बुलाया गया था,
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यार बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक प्रोसेस होती है। आपको एक से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए जाएंगे, आपका एक फ़ोल्डर बनेगा, आपके वहाँ पे एक नंबर अलॉट किया जाएगा, उस फोल्डर नंबर होगा, और वहीं उसी नंबर से आपको पहचाना जाएगा वहाँ पे, और उसके बेसिस पे आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। हर दिन 300 से 400 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ऐसे। तो वहाँ पे भी आपके ग्रुप्स बन जाएंगे छोटे छोटे, और उन ग्रुप्स का अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरे टाइम में ऐसा हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में इतना टाइम लग गया कि उस दिन मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया था, तो माई इंटरव्यू वो शिफ्टेड टू द नेक्स्ट डे। तो जो भी मैं कपड़े अपने इंटरव्यू के लिए पहन के गया था, मुझे अगले दिन भी वही सेम पहन के आने पड़े थे, और अगले दिन मेडिकल होता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मेरा लास्ट रोल नंबर भी था, ऐसा भी था। तो बेसिकली आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखो, आप इसमें यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दे रखी है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और आप जो भी फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स रख के लाओगे, उसको प्लीज़ इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में उन्होंने नाम लिखे हैं डॉक्यूमेंट्स के, उसी ऑर्डर में आप इनको लगा के लेके आइएगा। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे जाके वो यही बोलते हैं कि सेम ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ भी सबमिट करनी होती हैं। तो बेसिकली वो फ़ोटो कॉपी वाला जो सिस्टम होता है वो वहीं पे अवेलेबल रहता है, वहाँ फ़ोटो कॉपी करवा सकते हो, ठीक है। तो और सारे फ़ोटो कॉपीज़ हैं और जो ओरिजिनल हैं उनको इसी ऑर्डर में रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका डॉसियर कंप्लीट करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स में बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला आपको। एक डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पे इनके नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। ये नेशनैलिटी सर्टिफिकेट जो होता है, ये ये चीज़ जो है ये मतलब मेरे टाइम में मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था कि ये कहाँ मिलता है, कहाँ बनता है, होता क्या है। इनफैक्ट मुझे ये नहीं पता था। तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट की जगह आपका बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, अगर उस पर इंडियन लिखा है या भारतीय लिखा है, मेरे में भारतीय लिखा था, या पासपोर्ट चल जाएगा। आधार कार्ड शायद नहीं चलता है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के लिए। तो बेसिकली इसमें आपको थोड़ा सा देख के जाना पहले से कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट काम कर गया था, या फिर आपके स्कूल की टीसी अगर उसमें इंडियन शब्द लिखा है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, वहाँ पे आपको जाना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, आपके सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आपके पास कोई स्कूल मतलब इंटर स्कूल लेवल पे कोई सर्टिफिकेट है, नेशनल लेवल पे कोई सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको उसके अलग से पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसके आपको अलग से पॉइंट्स मिलते हैं। वो सब बेसिकली फ़र्स्ट डे पे होने वाला है। और सेकेंड डे पे आते और फर्स्ट डे पे आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा मोस्टली। लेकिन जो भी लास्ट रोल नंबर्स हैं उनका थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ी जो होती है काफ़ी हेक्टिक होती है और काफ़ी टाइम निकल चुका होता है, तो इनका जनरली अगले दिन शिफ्ट हो जाता है इंटरव्यू। तो सेकेंड डे पे आते हैं। सेकेंड डे आपका होता है मेडिकल सिर्फ। एक और चीज़ जो फर्स्ट डे पे होती है, जो आपके फाइनल स्कोर को डिटरमाइन करने वाली है, वो होता है टोलर। सो ये होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, ठीक है। तो इसके बेसिकली होते हैं 80 मार्क्स। और फिर आपका होता है पैट, जिसके होते हैं, जिसके कोई मार्क्स नहीं होते। फिर होता है इंटरव्यू। तो अब अगर मैं आपको, जिसके होते हैं डायरेक्ट 50 मार्क्स, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा मैथ्स यहाँ समझाऊँ कि बेसिकली होता क्या है, तो एक फ़ाइनल मेरिट स्कोर निकालने के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लगाया जाता है, जिसमें आपके जो नीट के मार्क्स हैं, लेट्स कंसिडर कि एक्स आपके नीट के मार्क्स हैं। तो आउट ऑफ 720 जितने भी एक्स है, हम क्या करते हैं, एक्स को डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी,
हम आपके नीट के मार्क्स में सबसे पहले आपके टोलर में जितने भी मार्क्स आए हैं वो ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके टोलर के मार्क्स ऐड होंगे इसमें, टोटल डिवाइड बाय 4 कर दिया जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, एक आउट ऑफ 720 + 80 डिवाइड बाय 4 आउट ऑफ 200 का एक स्कोर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो आउट ऑफ 200 से जो भी स्कोर आता है आपके पास, मान लीजिए वो होता है वाई, तो वाई आउट ऑफ 200 का स्कोर है और इंटरव्यू के मार्क्स उसमें डायरेक्टली जुड़ते हैं। तो दिस इज़ आउट ऑफ 250। ये फाइनल स्कोर आता है आपका 250 में से, और 250 में से जितना भी आपका स्कोर आता है उसके बेसिस पे जाके आपका सिलेक्शन होने वाला होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, बट उससे आपकी साइकोलॉजी का एक पता चल जाता है इन्हें कि मतलब इनकी थिंकिंग कैसी है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ यू कैन अप्रिशिएट, तो आपके नीट के मार्क्स जितने भी हैं डिवाइड बाय 4 हो जा रहा है उसका, ठीक है। और आपके टोलर के मार्क्स जितने भी हैं उसका भी डिवाइड बाय 4 हो जा रहा है। मतलब नीट के मार्क्स और टोलर के मार्क्स का वेटेज जो है फाइनली वो बाय 4 हो जा रहा है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो एडमिशन गारंटी करने में, जितना इंपॉर्टेंट क्या है आपका इंटरव्यू, क्योंकि उसके मार्क्स डायरेक्टली जुड़ रहे हैं एंड में, वो डिवाइड बाय 4 नहीं हो रहा, और वो डायरेक्टली आउट ऑफ 50 जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं उतने जुड़ने वाले हैं, ठीक है। सो इंटरव्यू एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एफएमसी एडमिशन्स में। उसके लिए एक अलग सी वीडियो मैं डाल दूंगा कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू कैसा गया था। बट अभी आप ये समझो कि कैसे एक स्कोर बनाया जाता है जिसकी बेसिस पे मेरिट निकाला जाएगा, ठीक है। अगले दिन होता है मेडिकल। तो मेडिकल से लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं मेरे पास आते हैं कि मतलब फ्लैट फुट और हाइट वेट क्राइटेरिया। देखो यार, सब कुछ ना इस साइड पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर MBBS एडमिशन 2021 खोलो तुम लोग, तो यहाँ पे कॉलेज के बारे में सब कुछ दिया है, कितनी सीट्स हैं, क्या कोर्स ड्यूरेशन है, करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, और क्या स्टाइपेंड है, सब कुछ दिया है। और एक जगह यहाँ पे मेडिकल के बारे में भी सब कुछ दिया हुआ है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, फैसिलिटीज़। ओके, सो मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स यार, एक बार सबको ही एडवाइस करूँगा यार, एक बार इस साइट पे जाके पढ़ लेना, क्योंकि इस साइट में जितना अच्छा समझाया गया है, मतलब आई गेस शायद ही किसी जगह बताया गया होगा। सो कोई सीरियस डिफॉर्मिटी या मैल डेवलपमेंट्स नहीं होने चाहिए, इम्पेडिमेंट ऑफ स्पीच नहीं होता है, लंग्स का नॉर्मल एक्सपेंशन रेंज रहना चाहिए, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा आपका वहाँ पे, और कोई फिस्टुला हेमोरॉइड्स नहीं होने चाहिए, STDs ये सब नहीं होना चाहिए, नो एनलार्ज लिम्फ नोड्स। और हाँ, कुछ टिप्स, अपना मेडिकल करवाने से पहले अपना ईयर वैक्स साफ़ करवा के जाइएगा, ठीक है। और मतलब क्योंकि वहाँ पे उन लोग काफ़ी बच्चों का मेडिकल लेना होता है, तो फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ्रस्ट हो जाते हैं कि अगर आप नहीं करवा के लाते हो, और फिर वो आपको भेज देते हैं वापस, ठीक है। और वहाँ आपको करवाना पड़ता है फिर पुणे में ही, और पुणे में फिर वहाँ पे उस टाइम पे डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि ये अभी चल रहा है स्क्रीनिंग एफएमसी का। और हाइट वेट क्राइटेरिया जिसका सबसे ज़्यादा मुझे आया था डाउट्स, तो मतलब आपका हाइट वेट कैसे डिसाइड होता है, इट्स बेस्ड ऑन BMI, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स पे बेस्ड है। आपका BMI नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, मतलब 18.5 से 25 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और उसी के बेसिस पे इन्होंने पूरा चार्ट दे रखा है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, और एज के हिसाब से भी दे रखा है। सो आप लोग अपने हाइट के हिसाब से यहाँ पे ढूंढ सकते हो कि नॉर्मल रेंज क्या है, ठीक है। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रह जाएगी आपको। फिर मिनिमम 5 सेंटीमीटर रेंज ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन, मिनिमम ऑफ 14 डेंटल पॉइंट्स, मतलब 90% सबके होते ही हैं ये, मैंने देखा नहीं कि कोई ऐसे रिजेक्ट हुआ है इस चीज़ में। फिर नेज़ल सेप्टम में कोई भी परफोरेशन नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए नेज़ल कनाल में। और विजुअल स्टैंडर्ड्स में 3.5 डायोप्टर, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के लिए है, और एस्टिग्मेटिज्म के लिए ±2 है। कलर रिसेप्शन 2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कलर रिसेप्शन परसेप्शन आपका सही होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। लेजिक और इक्विवेलेंट विल बी परमिटेड, ठीक है। और
However, earlier procedures like radial keratotomy or equivalent will be permanently unfit. ठीक है, लेसिक अलाउड है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी थोड़ी. और वहाँ पे थोड़े क्राइटेरियाज दिए हुए हैं. अगर कुछ आपके सर्जरी कुछ प्रोसीजर्स आप पे किए गए हैं तो वो कब फिट माना जाएगा, वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. हियरिंग स्टैंडर्ड्स हैं. यहाँ पे आपको एक रूम में आपके विस्पर किया जाएगा और आपको बोलना होगा. तो बेसिकली ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी साइट पे दे रखे हैं और आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो काफ़ी आराम से. ठीक है, तो वहाँ पे सेकेंड डे पे आपका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको इवन और जल्दी आना होता है, रिपोर्ट करना होता है कॉलेज. मतलब अगर वो 7:30 बजे पहले दिन बुलाया था ना, तो अगले दिन वो शायद 6:30 बजे बुला लेते हैं. तो आपको जल्दी रिपोर्ट करना होता है. आपका पूरा मेडिकल होता है और उसके बाद जिन बच्चों का इंटरव्यू रह गया था प्रीवियस डे पे, उनका इंटरव्यू भी होता है. इंटरव्यू के लिए पूरा पैनल होता है. इसमें डीन होता है, कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट होती है और पूरा पैनल बैठा होता है. अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि अगर कोई कुछ बजाता हो तो वहाँ पे वो सुन सकें, और सब कुछ होता है. इंटरव्यू के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं डालूँगा बाद में, बट आप इतना समझ लो कि इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में. और इंटरव्यू से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फ़िट आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो. क्योंकि अगले दिन मान लो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया, पैट अच्छा गया, टोलर अच्छा गया, नीट आपका काफ़ी अच्छे नंबर आए, बट अगले दिन आपके मेडिकल उसमें आप अनफिट हो जा रहे हो किसी भी क्राइटेरिया में. जैसे मेरे टाइम पे काफ़ी बच्चे फैटी लिवर की वजह से अनफिट हुए थे. तो बेसिकली ये सब आपको देखना है कि जो मेडिकली अनफिट है, फिर चाहे उसका इंटरव्यू भी अच्छा जाए, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है. तो मेडिकल अगले दिन जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार होती है, आपकी एक फ़ाइल होती है जिसमें आपको पूरा रिपोर्ट तैयार होती है. वहाँ पे आपका टेस्ट करके हर एक ऑफिसर वहाँ साइन करता है फिट, और फाइनली आपको एक जगह बुलाया जाएगा और इंडिविजुअली बुला के आपको बताया जाएगा कि आप मेडिकली फ़िट हो या अनफिट हो. ठीक है, और इसी के बाद लाइक ये 2 दिन का प्रोसीजर हो जाने के बाद आपको फिर थोड़ा सा टाइम इस पूरे टाइम बिंग ये जो 2 दिन आप जो पूरे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और इंटरव्यू, आपके पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं, ये भी सवाल आता है. तो पेरेंट्स आपके कॉलेज में ही रहते हैं. वो एक जगह सीटेड होते हैं, एक जगह होती है उनके लिए, वहाँ पे रहते हैं. मीनवाइल बीच में एक अफसर आके उनको कॉलेज के बारे में ब्रीफ भी करता है और फिर वो वहाँ पे बैठे रहते हैं. वहाँ पे खाने पीने की भी जगह होती है. सो बेसिकली आपके पेरेंट्स वहीं पर रहेंगे, आप पूरे टाइम उनसे अलग ही रहोगे. आप सुबह सुबह आओगे उनके साथ और वहाँ पे अलग हो जाओगे, अपने बैचेस में चले जाओगे. वहाँ पे आपका पूरा प्रोसीजर होगा और फिर वापस आप जाओगे उनके साथ शाम को. ठीक है, उसके बाद फिर एएफएमसी इस मेरिट स्कोर पे बेस्ड एक लिस्ट निकालेगा कितने स्टूडेंट्स की, 150 स्टूडेंट्स की, कि किन किन का सिलेक्शन हुआ, और उनको बोला जाएगा. और ये काम हो जाता है, मतलब 3-4 दिन में हो जाता है. और ये लिस्ट मतलब आ जाती है साइट पे, लाइक स्क्रीनिंग रिजल्ट्स एएफएमसी एडमिशन 2020 के नाम से. और आप इसको खोलो. इसमें बेसिकली हमारे टाइम पे 19 नवंबर वॉज 19 एंड 20 नवंबर 2 दिन जनरली दिए जाते हैं कॉलेज को रिपोर्ट करके एडमिशन करवाने के. फिर आपको वहाँ पे अलग फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है. कॉलेज रिपोर्ट करना होता है, वापस से कॉलेज आओ और यहाँ पे फिर अपना जितना भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ती है. एडमिशन की डिमांड ड्राफ्ट और वो सब अलग है. जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस में दिया होता है वो सब अलग बात है. बट दिस इज़ ऑल अबाउट द एएफएमसी स्क्रीनिंग, जिसमें आपको बेसिकली 2 दिन की स्क्रीनिंग प्रोसीजर है पुणे में. आपको उससे एक दिन पहले पुणे आना होगा. अपना लॉजिंग का आपको खुद ही देखना पड़ेगा. आप पहले दिन जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, टोलर, पैट और इंटरव्यू दोगे अपना. सेकंड डे आप अपना पूरा मेडिकल कराओगे और उसके बाद आप घर जाओगे. वहाँ से फिर आपको एएफएमसी एक लिस्ट निकालेगा कि कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना है इन चीज़ों